तो इस प्रकार के समाजों में जो है व्यक्ति विशेष का कोई महत्व नहीं होता और सामूहिक चेतना का प्रभुत्व होता है। और ये जो सामूहिक चेतना होती है ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहती है और यह समय से और व्यक्ति से दोनों से ऊपर मानी जाती है। इसके बाद है दमनकारी कानून। देखिए, यांत्रिक एकता वाले जितने भी समाज है, अर्थात जितने भी प्राचीन और सरल समाज है, उनमें दमनकारी कानूनों की प्रधानता पाई जाती है। जो दमनकारी कानून है उनका उद्देश्य समाज की एकता को बनाए रखना होता है। सामूहिक चेतना को चोट पहुंचाना अपराध माना जाता है और ऐसे व्यक्ति को समाज द्वारा दंड दिया जाता है। और जो दमनकारी कानून है उनका उद्देश्य व्यक्ति विशेष नहीं बल्कि सामूहिक हितों की रक्षा करना होता है। साधारण शब्दों में कि यदि व्यक्ति के द्वारा किसी प्रकार का कोई अनैतिक या विघटनकारी कार्य किया जाता है या ऐसा कार्य किया जाता है जो समाज विरोधी हो, तो समाज के द्वारा जो प्रतिनिधान हैं उनके द्वारा व्यक्ति को दंडित किया जाता है ताकि सामूहिक जो हित हैं उनकी रक्षा की जा सके। इसके बाद है नैतिकता। देखिए, ऐसे समाजों में जो एकता है उनका आधार नैतिकता को माना जाता है। चूँकि देखिए, यांत्रिकी और सावयवी दोनों ही प्रकारों के समाजों में नैतिकता के धरल पर समाज खड़े होते हैं, लेकिन सावयवी समाजों में जो नैतिकता है वो कमज़ोर पड़ जाती है और यांत्रिक समाजों में नैतिकता के आधार पर ही समाज अपनी सुदृढ़ता और नियंत्रण व्यवस्था बनाए रखता है। नैतिकता से मतलब है वो सारी चीज़ें, वो सारे विचार, वो सारे व्यवहार जो सामूहिक रूप से उचित हो और जिनका इस्तेमाल या जिनका अनुपालन समाज के सभी सदस्यों के द्वारा किया जाता हो, उन्हें नैतिकता के दायरे में रखा जाता है। इसके बाद है सजातीयता। सजातीयता से मतलब होता है समरूप होना, एक जैसा होना। देखिए, यांत्रिक समाजों में जो जनसंख्या होती है वो बहुत ही कम होती है और वहाँ के हर क्षेत्र में, हर पक्ष में हमें सजातीयता देखने को मिलती है और ऐसे समाजों में जो है जनमत का विशेष महत्व होता है। सजातीयता से मतलब है कि रहन सहन को देखिए, पहनावे को देखिए, खान पान को देखिए, विचारधारा को देखिए, दृष्टिकोण को देखिए, जीवन शैली को देखिए, सब प्रकार के क्षेत्रों में हमें किसी प्रकार की कोई विषमरूपता दिखाई नहीं पड़ती। सब एक तरह से ही एक जैसे समरूप दिखाई पड़ते हैं। इसलिए जो यांत्रिक समाज है वो सजातीय होते हैं। इसके बाद है राजनीतिक जीवन। देखिए, यांत्रिक समाजों में न्याय, दंड और दूसरे जितने भी सामाजिक मामले हैं वो सामूहिक रूप से निपटाए जाते हैं। जैसे पहले चर्चा हो चुकी है कि जितने भी फैसले होते हैं वो पंचायत के द्वारा लिए जाते हैं और समाज का कोई भी मामला व्यक्तिगत न होकर सामूहिक होता है। ठीक है, इसीलिए इसे जो है पंचायत के द्वारा, आम सभा के द्वारा निपटाया जाता है। इसके बाद है आर्थिक संगठन। यांत्रिक समाजों की जो अर्थव्यवस्था होती है वो जीवन यापन करने वाली होती है, भरण पोषण करने वाली होती है। इन समाजों में भोजन, वस्त्र और आवास, इनकी पूर्ति भी बहुत ही कठिनाई से होती है और इनमें विशेषीकरण का अभाव पाया जाता है और उत्पादन की जो प्रक्रिया होती है उसमें परिवार और समुदाय के सभी लोग इकट्ठे होकर भाग लेते हैं। इनमें विभिन्न जो वर्ग हैं उनका अभाव पाया जाता है और जो संपत्ति होती है वो भी सामूहिक होती है। कहने का मतलब ये है कि यहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, जो आर्थिक संगठन है, वो सामूहिक स्तर का होता है। इसके बाद है धार्मिक संगठन। जो सरल और प्राचीन समाज होते हैं, आदिम समाज होते हैं, उनमें धर्म की प्रधानता होती है और इनमें जो धर्म का प्रारंभिक स्वरूप है टोटमवाद,
टोटमवाद के रूप में इसे पाया जाता है। टोटम की पूजा की जाती है और टोटम की विभिन्न धार्मिक क्रियाओं का केंद्र होता है। और इस समाज में जो सामाजिक नियंत्रण का प्रमुख साधन है वो धर्म ही माना जाता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये टोटम क्या है। देखिए, दो टर्म होती है जो आदिम समाज में पाई जाती है, टोटम और टैबू। टोटम और टैबू। टोटम का मतलब होता है निषेध, अर्थात वे क्रियाएं, वो व्यवहार, वो विचार, वो आचरण जो समाज के द्वारा निषेध ठहराया गया हो, अनुचित ठहरा गया हो, उसे हम टोटम कहते हैं। ठीक समझ आया भाई? किसी भी प्रकार का अनुचित व्यवहार या कोई भी ऐसा विचार या कोई भी ऐसा कार्य जो समाज विरोधी हो, जिससे समाज में विचलन की स्थिति आ जाए, उसे जो है दुर्खिम ने टोटम का नाम दिया है। ठीक है। अब टैबू क्या होता है? टैबू जो होता है वो भी आदिम समाज में पाया जाता है। टैबू का मतलब होता है कोई भी एक प्रतीक, कोई भी एक चिन्ह। आदिम समाज के जो लोग हैं वो अपनी उत्पत्ति किसी न किसी वस्तु से मानते हैं, जैसे किसी वृक्ष से, किसी ग्रह से, किसी तारे से, किसी नक्षत्र से, किसी पशु से। ठीक है। तो वे जिससे भी अपनी उत्पत्ति मानते हैं उसी का एक प्रतीक मानते हैं। जैसे कोई अपनी उत्पत्ति जो है सूर्य से मानता है तो वो अपने आप को सूर्यवंशी कहते हैं, और अपने पूर्वजों के लिए वो सूर्य का जो प्रतीक है उसका चयन करते हैं। इसी प्रकार से सिंहवंशी, रघुवंशी। ठीक है। तो ये जो प्रतीक होता है इसे टैबू कहा जाता है। ये जो प्रतीक है कोई वस्तु भी हो सकती है, कोई पौधा हो सकता है, कोई पेड़ हो सकता है, कोई नक्षत्र हो सकता है, कोई पशु भी हो सकता है। समझ आया? तो धार्मिक संगठन के बारे में हम कह सकते हैं कि आदिम समाजों में या यांत्रिक समाजों में जो धार्मिक संगठन है वो धर्म के आधार पर होता है, टोटम के आधार पर होता है।